कर रहे मेरे मित्र प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ल जी और यहाँ पर सभागार में बैठे हुए छात्र और छात्राओं, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियाँ हैं और बहुत सारी बातें हैं सत्यप्रकाश मिश्र पर कहने के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कृतज्ञताएं बहुत होती हैं। सत्यप्रकाश मिश्र मेरे लिए केवल सुपरवाइजर नहीं थे और केवल गार्जियन नहीं थे, संरक्षक नहीं थे। कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी के उस दौर में मेरे तो थे ही, क्योंकि एक दौर में मैं फख्र से कह सकता हूँ कि अमित यहाँ बैठा हुआ है, मैं बहुत नज़दीक था उनके, बहुत निकट था मैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उनसे मुलाकातें हुई और एक तरह का मार्गदर्शक थे और कह सकते हैं कि एक जो चरित्र का जो निर्माता होता है उस भूमिका में थे। और कभी सीधे कोई बात वे बोलते नहीं थे, कोई बात वो सीधे नहीं बोलते थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने छात्रों के निर्माण के लिए कि संस्कार और चरित्र का निर्माण करना और अपने आचरण से ही उपस्थिति को बनाए रखना, अपने आचरण से उपस्थिति को बनाए रखना, तो वह जो उनकी स्थिति थी उसमें ये सब बहुत सारी स्थितियाँ थी। और जैसा कि सूर्य नारायण ने कहा कि वे शोध कार्य तो उन्होंने कवि शिक्षा की परंपरा पर किया था, लेकिन उनकी आधुनिक साहित्य में बहुत गति थी, आधुनिक साहित्य में उनकी बहुत गति थी। और कई बार वे आधुनिक साहित्य और मध्यकालीन साहित्य दोनों में बराबर आवाजाही करते थे या कर सकते थे। वह ऐसा दौर था जिसमें हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद संग्रहालय, जिसे कहते हैं कि इलाहाबाद के साहित्य चरित्र के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा कर रहे थे। और उसमें अगर कोई एक व्यक्ति था जो केंद्रीय व्यक्ति था, केंद्रीय स्वर था, तो सत्यप्रकाश मिश्र जी थे। हिंदुस्तानी एकेडमी में उनकी राममोहन राय जब उसके अध्यक्ष थे तो उसमें निरंतर उनकी आवाजाही थी। और जब इलाहाबाद संग्रहालय के मानक निदेशक थे तो उसमें उन्होंने उस दौर में बहुत सारे आयोजन किए और हम लोग उस समय रिसर्च में आए थे और वह देखा देखी वह जो दौर था इतना संपन्नता का दौर था हम लोगों के लिए कि मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि उस समय की जो वरिष्ठ पीढ़ी थी, वरिष्ठ साहित्यकार थे, चाहे शहर के हों या बाहर के हों, उन दोनों से मेरा पर्सनल संवाद का माध्यम कोई बना तो सत्यप्रकाश मिश्र थे, क्योंकि लगातार कार्यक्रम हो रहे थे, लगातार आवाजाही थी। चूंकि हम उनके बहुत निकट थे तो किसी को स्टेशन लेने जाना, किसी स्टेशन छोड़ने, जैसा कि हम लोग कार्यक्रमों के स्वरूप के निर्धारण के समय ऐसा सोचते हैं, तो वह वो ऐसा दौर था। और दूसरी बात थोड़ा सा ये अपने मित्र सूर्य नारायण, ये कनिष्ठ में ये सूर्य नारायण थे, ये बहुत सक्रिय दिनों थे और अपनी इलाहाबाद की जवान पीढ़ी को जितना मैंने जाना उस दौर में मेरी रिसर्च में आने के बाद, वो सूर्य नारायण थे जिनसे मेरा 24 घंटे का साथ था उस छात्र जीवन में, मित्र बहुत थे। तो वरिष्ठ लोगों में मेरे अपने गुरुदेव सत्यप्रकाश मिश्र थे और कनिष्ठ में मेरे मित्र सूर्य नारायण थे, जो मुझे बड़े प्यार से गुरुदेव कहते हैं, लेकिन असल में तो मेरे ये देव गुरु है, इसलिए मैं इनको अपना देव गुरु मान करके यहाँ पर इनको अपनी बातें में यानी हो सकता है मैं अपना स्नेह और सम्मान इस देव गुरु को निवेदन करता हूँ। ये अवसर, क्योंकि अगर ये न होते तो शायद, क्योंकि देखिए बहुत बोला गया, हम लोग भाषण देते ही रहते हैं, लेकिन यह यकीन है, आज मैं इसको कन्फेस करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, सत्यप्रकाश मिश्र के साहित्यिक कर्म या उनके माध्यम से उनके ऊपर बोलने का मन मेरे अंदर बहुत दिन से था। शायद ऐसा कोई विषय न हो जिस पर मैंने व्याख्यान कर दिया हो, देश भर में घूम गए, लेकिन यह मेरे मन में बहुत था। लेकिन अवसर हर चीज का समय होता, आज अवसर मिला, इसलिए बार बार सबसे पहले, क्योंकि कृतज्ञताएं एक तरह की सामाजिकता का पोषक हुआ करती हैं,
तो इसलिए मैंने कहा कृतज्ञताओं का सामाजिकता से बहुत गहरा रिश्ता है। तो ऐसे में मैं एक बार पुनः उस स्मृति को अपने गुरुदेव की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर, शिष्य भी हैं और गुरुजन भी आपके बैठे हुए हैं। जो अपने शिष्य तक अपने ज्ञान का प्रसार नहीं करता, नहीं पहुंचाता, वह ब्रह्म राक्षस होता है। और जो गुरु पर चर्चा नहीं करता वो प्रेत होता है, ये जान लीजिए, यानी नरक का वासी होता है। अपने गुरु के दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने शिष्यों तक ज्ञान पहुंचाने का बहुत कोशिश में करते हुए ब्रह्म राक्षस से तो मुक्त हो गया हूं, क्योंकि पुलिया प्रसंग जैसे आयोजन पर और निरंतर जो हम लोग अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहते तो अपना ज्ञान जितना भी है अपनी समस्त सीमाओं में अपने शिष्यों को देते रहते, लेकिन गुरु पर बोल करके आज मैं अपने को उस प्रेत योनि से मुक्त कर रहा हूं जो अभी तक नहीं कर पाया था। सुन सठ जे गुर सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कोटि युग पर ही, ये तुलसीदास ने कहा है कि जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, उसका कारण है, देखिए ईर्ष्या का भाव यहाँ दूसरी तरह से है, यानी अगर आप चुप्पी साधे रहेंगे और योग्य गुरु पर नहीं बोलेंगे तो समझ लीजिए कि फिर तो आप के लिए कहीं कुछ आपने ज्ञान को धारण नहीं किया है। तो इस रूप में भी मैं समझता हूं कि अब सवाल यह है कि गुरु को भी तो योग्य होना चाहिए। अगर गुरु की योग्यता ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। मैं आज गर्व से कहता हूं कि मेरे गुरु सुयोग्यतम थे और इलाहाबाद के साहित्यिक संस्कार के निर्माण की केंद्रीय धुरी थे। ये जरूर है कि उस दौर में भी चर्चा होती थी और आज भी चर्चा होती है कि जितना उनको लिखना चाहिए था, जितना उनके पास क्षमता थी, उतना कर नहीं पाए। हरिश्चंद्र पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, इस पर तो रामगढ़ राय ने अपने संस्मरण में लिखा भी है, बहुत प्रभुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन उस तरह का वो, क्योंकि अब उसके अंदर हिस्सों पर हमें नहीं जानना कितनी जिम्मेदारी उनके पास थी, कितना कुछ कैसे करते, लेकिन जितना लिखा वो बहुत है। इसी नाते मुझे लगता है कि उनके बहाने तो चर्चाएं बहुत होती रही, उनके बारे में चर्चा थोड़ी कम हुई। तो मैंने मन बना के चला कि बहाने तो होंगे मेरे पास भी, लेकिन बारे में भी चर्चा करने की कोशिश में करूंगा। अब आप देखिए कि वो उनकी जो शुरुआत होती है वह कवि शिक्षा की परंपरा पर उनका शोध रहा, लेकिन उसके पहले 26 साल की उम्र में नरेश मेहता के उपन्यास यह पथ बंध था का उन्होंने पूरी किताब लिखी थी 1971 में। 26 साल की उम्र में जो छात्र थे, और नरेश मेहता के उस उपन्यास का पूरी किताब अभी भी उपलब्ध है, जिसकी चर्चा कम होती है। भाषाई सजगता को लेकर के पूरी किताब उन्होंने लिखी है, यानी सजग भाषा बोध, भाषाई सजगता। यह नरेश मेहता के ऊपर जो उनकी कृत केंद्रित समीक्षा है, जो आलोचना है, उसका वह केंद्रीय स्वर रहा है। वहां से आप देखिए कि नरेश मेहता को खुद संस्कार कहां से मिला। नरेश मेहता बीएचयू के छात्र थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे और हिंदी के छात्र थे। नई पीढ़ी को कम जानकारी होगी, वहीं से उन्होंने बीए और एमए किया था, और केशव प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे उनके शिक्षक थे। केशव प्रसाद मिश्र की प्रतिभा, उनके जो शिक्षक की प्रतिभा को लेकर के आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूरे देश में चर्चा होती है। केशव प्रसाद मिश्र बहुत अच्छे शिक्षक थे और नामोर सिंह के वे शिक्षक हैं। नामोर सिंह ने कई जगह उनके केशव प्रसाद मिश्र के आचार्य का जिक्र किया, चर्चा की है। केशव प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का छात्र होकर के वह इलाहाबाद आए थे उस रूप में। तो कहीं न कहीं पर नरेश मेहता के ऊपर, क्योंकि इन दोनों का जो केंद्रीय आधार था, जो अध्ययन का क्षेत्र था, वह रीति काव्य था, भाषाई बोध था।
मुझे बार बार लगता है, जब मैं सत्यप्रकाश मिश्र के बारे में सोच रहा था, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं जो बनारस का जो वह एक दौर था, बनारस का वह जो संस्कार था रीति काव्य का, जो नरेश मेहता के माध्यम से सत्यप्रकाश मिश्र तक पहुंचा था, वह कहीं न कहीं उनके शोध में यह एक तरह का आधार बना। यद्यपि जिस जगदीश गुप्त के शोध निर्देशन में उन्होंने शोध किया था, उन्होंने खुद रीति काव्य पर शोध नहीं किया, रीति काव्य उनकी पुस्तक है, लेकिन शोध उन्होंने गुजराती और राजस्थानी में कृष्ण काव्य की परंपरा पर किया था जगदीश गुप्त, लेकिन रीति काव्य के बहुत एक मर्मीन आलोचक थे। इस रूप में आप देखें कि जिस तरह से उनके योगदान का हम लोग जिक्र कर सकते हैं, उस रूप में उन्होंने यानी बनारस और इलाहाबाद दोनों से मिल करके सत्यप्रकाश मिश्र का कोई रीति काव्य का संस्कार बना था। इलाहाबाद आधुनिकता बोध का केंद्र था, जहां पर बिल्कुल नई हवा आ रही थी। और एक बार देखिए, इलाहाबाद में आप भाग्यशाली हैं, इलाहाबाद केवल संवाद की गुंजाइश नहीं देता, संवाद का विकल्प ही नहीं देता, वह नई तरह से सोचने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। अब व्यवस्थाएं सब जगह बदल गई, यहाँ भी बदला हुआ सब कुछ, लेकिन इलाहाबाद की जो बुनियादी बनावट है वो ये है कि मौलिक तरीके से सोचना और नए ढंग से सोचना और संवाद की प्रक्रिया में सोचना। सत्यप्रकाश मिश्र का जो दौर था वह इसी संवाद शैली और नई ढंग से सोचने का दौर था। इसलिए छोटे छोटे प्रसंगों पर भी ये लोग हमेशा नए ढंग से सोचते रहे, और उनके निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका थी विजय देव नारायण शाही की, जिनका मैं जिक्र करूंगा थोड़ी देर बाद, उसके पर जिक्र में करूंगा। तो जिस कवि शिक्षा की परंपरा पर उन्होंने शोध किया था, उस पर चर्चाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा कि जो लोग भी व्याख्यान दिए या देखे गए, उस कृति की चर्चाएं बहुत कम हुई और रीति काव्य की समग्रता में चर्चा करने के चक्कर में। लेकिन मुझे लगता है कि सत्यप्रकाश मिश्र ने कवि शिक्षक की जो परंपरा थी, कवि शिक्षक का मतलब छात्र जानते होंगे, छात्रों के लिए मैं बता दूं कि भाई ये कि ऐसे रीति काव्य के आचार्य जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र को ब्रज में उस शास्त्रीय परंपरा में लिखा और उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे केशव थे, भिखारीदास थे, भूषण थे, मतिराम थे, देव थे। ये जो संस्कृत कवि शिक्षा की परंपरा थी, उसको ब्रज भाषा भाखा में जो लोगों ने आकार दिया, जिन लोगों ने अनुदित क्या कर सकते हैं, अनुदित का मतलब जिन्होंने लिखा, तो जो लोग भाषा में जो स्वर दिया, उसमें कवि शिक्षा की परंपरा में संस्कृत के काव्य शास्त्र की बहुत बड़ी देन थी, बहुत बड़ा संस्कार था। भामह ने अब जैसे कि उन्होंने कवि शिक्षा की परंपरा में वाग्वी दग्धता की बात की है, और रीति काव्य में वाग्वय दग्धता को लेकर के बहुत सारे लोगों ने चर्चाएं की है कि भाई एक तरह का रेटोरिकल है, और रेटोरिक्स की परिभाषा आप जानते हैं कि ग्रीक लिटरेचर पश्चिम के साहित्य में पर्याप्त मात्रा में रही है, उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन भामह का आप देखिए 6वीं शताब्दी में भामह का काव्य अलंकार में एक श्लोक है, विनयेन बिना काशी का निशा ससिना बिना रहिता सत कवित्तेन कीदृशी वाग्वी दग्धता। इसमें जो काम की बात है, कीदृशी वाग्वी दग्धता, कि बगैर काव्यत्व के वाग्वी दग्धता का कोई आशय, कोई अर्थ नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि काव्यत्व बहुत जरूरी तत्व है मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में, और उस समय संस्कृत साहित्य में भी कवि को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था, और ब्रज भाषा में मध्यकाल के रीति काव्य ने वही से यह उदाहरण लेकर के जो सबसे निर्णायक कार्य किया, जिसको कि सत्यप्रकाश मिश्र के बहाने आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो कवि शिक्षा की परंपरा को शासन कहा जाता था, तो एक शासन करती थी, उसने एक तरह का रुग्ण मानसिकता विकसित कर दी, उसको सत्यप्रकाश मिश्र ने अनुशासन के दायरे में व्याख्या किया है। और इस
अनुशासन के दायरे में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं संस्कृत साहित्य और ब्रज साहित्य के बीच का जो अंतरावलंबन था, उसमें आप देखिए कि संस्कृत साहित्य में जो भामा थे या दंडी थे या जो भी उस समय के काव्य शास्त्री थे, उन लोगों की निर्णायक भूमिका क्या थी? उनकी सबसे बड़ी भूमिका ये थी कि केवल काव्य के ये शास्त्र ही निर्मित नहीं करते थे, बल्कि कविता की महत्ता को भी इन लोगों ने लगातार बताया। अब आप देखिए, यह जो है संस्कृत साहित्य में ही संभव था, जिसका सीधा असर रीत काव्य की आचार्य परंपरा में आया कि न स शब्दो न गद काव्यम न स न्यायो न सा कला जायते यंत्र काव्यम नमो भारो महान कवि। अब ये जो भारो महान कवि, कवि के लिए भार का मतलब नहीं है, कवि की जिम्मेदारी का मसला है कि आपका बहुत बड़ा दायित्व है। भारो महान कवि का मतलब आपका बहुत बड़ा दायित्व है। तो रीत काव्य की जो सबसे बड़ी विचार श्रृंखला थी वह ये थी कि उन लोगों ने कवि की जिम्मेदारी को तय किया और कवि की जिम्मेदारी के दायरे में वे लोग लोक लय को समझ रहे थे और लोक में लीन होने की कोशिश कर रहे थे। तो रीत काव्य की जो केंद्रीय स्वर था वह था लोक लय की समझ थी, जिसको बाद में सामंतवाद, दरबारी, श्रृंगारिकता वगैरह वगैरह के दायरे में उसको बहुत ही कट टू द साइज, बहुत ही सीमित करने की कोशिश की गई। तो ये जो चीजें थी, ये सब सारी बातें थी, यह इसके बहुत सारे आयाम कवि शिक्षा की परंपरा में सत्यप्रकाश मिश्र ने अपनी तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश की है। अब सबसे एक बात और है कि आप देखिए कि वहां पर जो रीत काव्य को लेकर के उत्पादक वर्ग और भोक्ता वर्ग की बातें चल रही थी। उत्पादक वर्ग और भोक्ता वर्ग में अक्सर आरोप लगाया जाता था कि जो रीतकालीन कवि हुआ करते थे वो भोक्ता वर्ग के हुआ करते थे, क्योंकि शुरुआत तो उत्पादन वर्ग से करते थे, वो श्रमिक, किसान, और लेकिन राज दरबारों से जुड़ करके वो भोक्ता वर्ग के साथ सट जाते थे या उनकी विलक्षण गाथा गौरवगान करते थे। सत्यप्रकाश मिश्र ने इस बात को बहुत बुनियादी तौर पर रेखांकित किया है कवि शिक्षा की परंपरा में कि ऐसा सब जगह नहीं और हर जगह नहीं है। वो भोक्ता वर्ग के से जुड़ करके भी अपनी पहुंच को, अपनी संवेदना और अपनी संपृक्तता को उपभोक्ता वर्ग से बनाए रखने की कोशिश करते थे। और दोनों के बीच में आप देखिए, यह वहां की बात है। आगे देखिए, जब रीत काव्य को लेकर के वैकल्पिक आधुनिकता के, देशज आधुनिकता की बातें शुरू हो गई, तो अब देखिए वहां पर एक मध्य वर्ग जो है, जो एक तरह का पूंजीवाद, इमर्जिंग पूंजीवाद उस समय आ रहा था। तो एक तरह कहीं भी उस पूंजीवाद के दायरे में कहीं भी एक मध्य वर्ग विकसित हो रहा था, जहां से आधुनिकता का बोध शुरू होता था। इस चीज को उपभोक्ता वर्ग और भोक्ता वर्ग के बीच के उस मध्य वर्ग की पहचान से हम समझ सकते हैं या पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका संकेत सत्यप्रकाश मिश्र ने अपनी पुस्तक में दिया था। एक और बात इस अर्थ में इस संदर्भ, जब रीत काव्य की बात करते हैं तो रीत काव्य में प्रतिमान की बात आती है, कोई सिद्धांत की बात आती है, प्रतिमानों की बात आती है। आप देखिए रीत काव्य के सिद्धांतों की बात, कवि शिक्षकों के द्वारा निर्मित जो सिद्धांत थे, अलंकार थे, रस थे, वक्रोक्त थे, औचित्य थे, तमाम सारी बातों की बात आप करते हैं, वहां उनकी अवमानना तो होती है। लेकिन जरा देखिए कि क्या वो प्रतिमानों के जो वर्चस्व है आधुनिक काव्य नहीं रहे? कविता क्या कभी भी बगैर प्रतिमान के औचित्य के आगे बढ़ पाई है या उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हो पाया है? कविता का मूल्यांकन किसी न किसी प्रतिमान के दायरे में हमेशा होता आया है और हर नए कवियां, आने वाले कवियों ने उस प्रतिमान को खंडित किया है। नए कवि हमेशा बने बनाए जब प्रतिमान रूढ़ होने लगते हैं तो उनको खंडित कर देता है। तो ये जो प्रतिमानों के बनने की और प्रतिमानों के खंडित होने की जो परंपरा है, यह तो युगों से चली आ रही। आज भी आलोचना के यहाँ पर जो भी लेखक बैठे हुए हैं, हरिशंकर पांडे से लेकर केतन यादव से कनिष्ठतम छात्र जो हमारे युवा कवि यहाँ बैठे हुए, आप बेहतर जानते हैं कि हर पीढ़ी में जब ये लगने लगता है कि प्रतिमान अब बहुत रूढ़ हो रहे हैं तो उसको खंडित कर देती है, उसको नए अपने तरीके, क्योंकि प्रतिमान कहीं बाहर से नहीं जाते, प्रतिमान कविता के भीतर से विकसित होते हैं।
नया साहित्य अपने साथ नया प्रतिमान लेकर के आता है, नई भाषा लेकर के आता है। तो रीति काव्य में भी इस बात को दर्ज किया जाना चाहिए उसके मूल्यांकन में कि उन्होंने सिद्धांत तो बनाए हैं, लेकिन उस सिद्धांतों का कई जगह उन्होंने खुद उसको या तो शिथिल किया या तो उसका खंडन किया। लेकिन हम जो है केवल एक ही वाक्य से चिपके रह गए कि केले की रात अघाने नहीं दिन ही, अब उसको लेकर के अश्लीलता का आरोप लगाते रहिए, आप जो है तमाम तरह के दरबारी श्रृंगार का आरोप लगाते रहिए। लेकिन रीति काव्य उतना ही नहीं है जितना कि हम लोग 2-2 4-4 लाइन कोट करके बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं। तो इस रूप में आप देखिए कि जब हम लोग रीति काव्य के की चर्चा करते हैं तो हमें हमेशा इस बात को देना चाहिए कि अपनी समृद्ध विरासत से मुंह मोड़ना एक तरह का जो है, एक तरह का हमारी कृतज्ञता का कमजोर होना है। तो रीति काव्य हमारे लिए आज भी एक समृद्ध विरासत है। आप ये भी ना भूलिए कि भाई समय समय पर हर युग अपनी तरीके से अपनी पुरानी परंपरा को अपने लिए अर्जित करता है। हो सकता है कि आज से 50 साल पहले रीति काव्य उस पीढ़ी के लिए जब नई कविता आ रही थी, जब छायावाद आ रहा था, उसका प्रतिवाद कर रहा था, उसके लिए जरूरी हो। लेकिन आज 2024 में हमें वो जो 300 वर्षों की हमारी समृद्ध विरासत है उसे नए तरीके से समझने की जरूरत है। इसलिए भी है देखिए कि आप सामंतवाद की बातें करते हैं, सामंती अवशेषों की बातें करते हैं। अब संस्कृत के प्रभुत्व को पहली बार लोक भाषा ब्रज ने तोड़ा है और उसका माध्यम बनी है रीति काव्य। पहली बार संस्कृत के प्रभुत्व को तोड़ा ब्रज भाषा में, जिसे भाषा कहते हैं अब, और उसका माध्यम बना रीति काव्य। क्या ये असाधारण उपलब्धि हमारे लिए नहीं है? अब ये इस नाते भी देखिए कि जब आगे चल करके अध्ययन सत्यप्रकाश मिश्र आज नहीं है, उनका काम 1971 का है। आज होते तो उसका पुनर्विचार करते रहेंगे। आप देखिए आगे की इन बातों को लेकर के इस संस्कृत भाषा के वर्चस्व को ब्रज भाषा ने कैसे तोड़ा और ब्रज भाषा ने कैसे अपनी अखिल भारतीय पहचान विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बनाई, इस पर पर्याप्त संकेत उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। आगे चल के देखिए जरा सा, ये सब 21वीं सदी में 2000 के बाद जो काम लोगों ने किया उसमें जरा देखिए कि एलिसन बुश पोएट्री ऑफ द किंग 2014 की किताब है। एलिसन बुश ने पोएट्री ऑफ द किंग में इस बात को बहुत ईमानदारी से रेखांकित किया है कि देश भाषा के उद्भव में हमेशा से क्लासिकल भाषा की भूमिका रही है। क्लासिकल भाषा को तोड़ करके देश भाषा अपना विकास करती रही है। इस बात को लेकर के बराबर कहा गया है। अब ये जो नए उस अध्ययन के आलोक में देखिए कि आप ये सुंदर के स्वप्न दलपत राज बिल्कुल नए शोधार्थी हैं, नए बिल्कुल हैं। और सुंदर के स्वप्न में ब्रज भाषा के महत्व को लेकर के रीति काव्य के भीतर जिस तरह से काम किया, उन्होंने भक्ति काव्य के पोएट्री को उन्होंने काम किया है, लेकिन ब्रज भाषा के महत्ता को लेकर के जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जो बातें हमने छोड़ दिया, हम हिंदी वालों ने जिस पर अब ध्यान देना बंद किया, उसको 2000 के बाद पश्चिम के लोगों ने उस बात पर काम करना शुरू किया है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक और बातें यहाँ पर दर्ज करने लायक है। अब जैसा मैंने कहा कि केवल रीति काव्य की कवि शिक्षा परंपरा पर नहीं, सत्यप्रकाश मिश्र ने भारतेंदु के जयशंकर प्रसाद रचनावली का उन्होंने संपादन किया, उसकी भूमिका लिखी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के निबंध, प्रेमचंद के निबंध का उन्होंने संपादन किया। कृत्य व्यक्तित्व और संस्कृत उनके मृत्यु के बाद उनकी पुस्तक आई जो विनोद तिवारी ने उसका संपादन किया है। बहुत ही शानदार वह पुस्तक है, कृत्य व्यक्तित्व और संस्कृति। आप ये देखिए कि जो मेरी जानकारी है कि 2000 मृत्यु के थोड़ा बड़े तदभों में महादेवी वर्मा उनका एक लेख छपा था, करुणा और ये प्रतिवाद क्या कैसे है, वो तदभों में एक लेख छपा था। अब उसमें उस लेख का जिक्र मैं इसलिए यहाँ करना चाहता हूँ यहाँ पर कि कहीं कहीं जब महादेवी को लिख रहे होते हैं
तो भाषा की सृजनात्मकता का जो बुनियादी संस्कार उनको रीति काव्य से मिला, वह महादेवी के विश्लेषण में भी उपयोग करते। और महादेवी वर्मा की इस बात को मैंने बड़े गौर से देखा। महादेवी वर्मा ने शुक्ल जी की इस स्थापना का प्रतिवाद किया है कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। इस बात को शुक्ल जी ने रीति काव्य की आलोचना करने की प्रक्रिया में अर्जित किया था, क्योंकि वो भक्ति काव्य पर उनका काम था, भक्ति काव्य को स्थापित करना चाह रहे थे। तो ज्ञान प्रसार के भीतर भक्ति एवं भाव प्रसार की संभावना को जो शुक्ल जी ने, महादेवी ने इसको उलट दिया था। भाव प्रसार के भीतर ज्ञान प्रसार की संभावना भी निर्मित होती है और होता ही है। सत्य प्रकाश मिश्र ने महादेवी वर्मा के करुणा और प्रतिरोध नामक लेख को लिखते हुए इस बात को बहुत मजबूती से रेखांकित किया है। और इस बात को मजबूती से रेखांकित करते हुए रीति काव्य को याद किया है। तो वहां भी भाव प्रसार के भीतर ज्ञान। अब रीति काव्य का आरोप क्या था कि उनके ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार की जो संभावना शुक्ल जी निर्मित कर गए थे। क्योंकि सबसे बड़ा संकट रीति काव्य में क्या था कि रीति काव्य की जो आलोचना शुक्ल जी से बगैर टकराए आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। इस पर मैंने आलोचना में एक लंबा लेख बहुत पहले लिखा था कि रीति काव्य की आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसका अलग संदर्भ है। लेकिन आप देखिए कि वो इतनी जबरदस्त आलोचना थी कि उनसे टकराए बगैर और उनके मूल्यों को बार बार आगे के लोगों ने रीति काव्य पर लगातार चिपकाए रहे और तमाम सारी बातें होती रही। जरूरत तो थी कि उस पर पुनर्विचार करने की, उसके विश्लेषण करने की, लेकिन वो चीजें बाद में हो नहीं पाई। शुक्ल जी को का उल्लंघन करना या उनका प्रतिवाद करना इतना आसान नहीं था कि महादेवी ने किया था। क्योंकि ये जो क्रक्स है ज्ञान प्रसार बनाम भाव प्रसार, ये शुक्ल जी की आलोचना का वह केंद्रीय बिंदु था जिसका प्रतिवाद महादेवी ने किया था। जिसको रेखांकित किया सत्य प्रकाश मिश्र ने महादेवी पर अपने लेख को लिखते हुए, और उनके जीवन का संबंध अंतिम प्रकाशित लेख रहा ये सत्य प्रकाश मिश्र का। तो इस तरह से आप देखिए कि उन्होंने श्रृंगारिकता को लेकर के, श्रृंगारिकता को कलात्मक श्रृंगारिकता के दायरे में भी समझने की कोशिश की है और उसको बहुत काम किया है। दिक्कत क्या है कि वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है, नई पीढ़ी को किताबें पहुंच नहीं पाती और उसकी चर्चाएं बहुत कम होती हैं। क्योंकि मैंने जितने व्याख्यान उन पर हुए आयोजित देखे, इस तरह से किसी ने उस पुस्तक की चर्चा की ही नहीं। चाहे तो शुरू में 2-4 सत्य प्रकाश मिश्र के व्यक्तिगत बातें होती रही, फिर इसके बाद उस विषय का जो केंद्रीय विषय था उस पर चर्चाएं होती रही। जरूरत है सत्य प्रकाश मिश्र पर व्याख्यान आयोजित करते समय उनकी कृतियों को साथ लेकर के उनको आगे बढ़ने की, ताकि मैं अब इसे श्रृंगारिकता को, उन्होंने कलात्मक श्रृंगारिकता, जिसको हजारी साहब ने कलात्मक विलास कहा है, तो उसको सत्य प्रकाश मिश्र ने कलात्मक श्रृंगारिकता की बात की है। और उनका कोट है जो मैं पढ़ना चाहता हूं, श्रृंगार के सीमित दायरे में रीति काव्य असीमित गहराई की खोज है। श्रृंगार के सीमित दायरे में रीति काव्य असीमित गहराई की खोज है। अब यह जो असीमित गहराई की खोज है, इसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सामाजिक मनोभाव से जोड़ा है, और सामाजिक मनोभाव से जोड़ा है जिसको कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समाजगत मन से जोड़ा था, उसको उन्होंने सामाजिक मनोभाव से जोड़ा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जिक्र इसलिए जरूरी है कि रीति काव्य के जिसे मर्मी आलोचक कहते हैं, सकारात्मक सोच, उसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, डॉक्टर नागेंद्र हैं, ये लोग हैं। तो उसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो समाजगत मनोभाव की बातें की है, उसमें इन्होंने सामाजिक मनोभाव की बात की सत्य प्रकाश मिश्र ने, और कहा कि यह जो असीमित गहराई है ये बगैर सामाजिक मनोभाव के संभव नहीं है। तो कहना यह है कि श्रृंगार के सामाजिक मनोभाव, जिस पर लगातार टिप्पणियां होती रही पूरे रीति काव्य के आलोचना में, कि उसमें सामाजिकता नहीं है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? रीति काव्य के मूल्यांकन की 2 बुनियादी समस्याएं थी। एक तो भक्ति काव्य की सामाजिक दार्शनिकता, यानी हर आलोचक
रीति काव्य के मूल्यांकन में सामाजिक दार्शनिकता की खोज करने लगा। और दूसरा छायावाद की दार्शनिक सामाजिकता। आप देखिए दो पार्टियों के बीच में, यानी जब आप देखिए जब रीति काव्य खत्म हुआ तो भारतेंदु और तमाम लोगों ने आंदोलन चलाते हुए ब्रजभाषा से मुक्ति देकर के गद्य में हिंदी को खड़ा के बिल्कुल प्रयोग सही है। लेकिन बुनियाद समझिए कि इधर आगे आकर के आधुनिक मनोभाव से एक दार्शनिक सामाजिकता के दायरे में छायावाद के लेखकों ने उस पर हमले शुरू कर दिए, और उधर आज उसी के बीच चलने वाले जो आलोचक थे आचार्य शुक्ल, वो उसके दर्शन को लेकर के उसके सामाजिक दार्शनिकता को लेकर के, उसमें लोक दर्शन को लेकर उसकी आलोचना करने लगे। मुश्किल ये हो रही थी कि ब्रज भाषा से मुक्ति मिली ही नहीं कि ब्रज भाषा में लिखे गए रीति काव्य का मूल्यांकन खराब तरीके से शुरू हो गया। अब आपके सामने सवाल हो सकता है कि भाई ब्रज भाषा का मूल्यांकन हो रहा था, तो ब्रज भाषा के रीति काव्य को ही इतनी सख्ती से क्यों तोड़ा गया, क्योंकि अवधि का भी काव्य था। ये इस तरह के जरूरी नहीं समझने के लिए कि जिस समय ब्रज भाषा से मुठभेड़ हो रही थी, उससे मुक्ति की, उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का विवाद शुरू हो गया था। ब्रज भाषा और हिंदी का विवाद शुरू हो गया था, तो उसमें सर्वाधिक नुकसान ब्रज भाषा का ही हुआ। और ब्रज भाषा की जो रीति काव्य लिखा गया ब्रज भाषा में, उसके बारे में आधुनिक मन से मूल्यांकन तो हो ही रहा था और होना ही चाहिए था, लेकिन हर जगह सामाजिकता की तलाश हो गई। हर जगह सामाजिक तलाश हो। उस सामाजिकता की तलाश में रीति काव्य सुनी सुनाई आलोचना का आधार बनता चला गया। एक ने कहा, दूसरे ने उसको विस्तार किया, तीसरे ने किया, और उस पर मैं संक्षेप में इसकी थोड़ी चर्चा में करूंगा कि जो मैं अब तक आपके सामने बात करना चाहा, उसमें ये वे मूल्य थे जिनको सत्य प्रकाश मिश्र ने कवि शिक्षा की परंपरा में कहीं न कहीं जिनका उन्होंने संकेत किया है। इस नाते में शुरू में इस बात को आपके सामने रखना चाहता था गुरुदेव की स्मृति में। उन्होंने उनकी एक किताब और है, मध्यकालीन परंपराएं, मध्यकालीन काव्य परंपरा, जो 1989 में आया था। यह कवि शिक्षा की परंपरा 1981 में आई थी, और मध्यकालीन काव्य धाराएं, मध्यकालीन काव्य धाराएं वो 89 में आई थी। और वहां भी उन्होंने लिखे, तब तक बहुत आधुनिक मन की आलोचना लिख चुके थे। और जैसा कि मैंने कहा कि इलाहाबाद की साहित्यिक भूमि पर वो एक लगभग अनिवार्य उपस्थिति थी। काफी हाउस से लेकर के, हिंदुस्तानी अकेडमी से लेकर के, विभाग के परिसर से लेकर के, जब एडीसी में थे ना, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज शिक्षक थे, तो वो मैंने तो वो दौर देखा काफी हाउस में, जहाँ लक्ष्मीकांत वर्मा, दूधना सिंह, मार्कंडे जी और भैरव साहू, तमाम लोग जो मिलते जुलते थे, और जहाँ पर भी हम लोग दबे। अब तो हमारे छात्र, हम लोग के छात्र सीधे आते कहता है कि गुरु जी इसको देख लीजिए, अभी देख के बता दीजिए इसमें क्या कुछ अपने में लायक है कि नहीं, जो मैंने लिखा कुछ है नहीं। सूर्य नारायण साक्षी हैं, जब हम लोग जाते थे सत्यप्रकाश मिश्र के यहाँ, चाहे उनके घर या काफी हाउस में कहीं भी, तो गौरव क्या कहना, क्या पूछना है। मैं इतनी आवाज, लाउड आवाज की हिम्मत नहीं पड़ती उससे कुछ कहा जाए। और यहाँ तो लगे बोलते हैं कि सर बिल पर साइन करवाना है, कब आ जाऊं। मतलब आप सोच सकते उस दौर में हिम्मत ही नहीं थी। और उनके पांव छूने के भी बड़े रोचक अंदाज थे। जैसे माने कि अब तो मान लीजिए हम लोग बैठे किसी पैर छुआ तो रुक जाते थे, भाई चोट न लगे, वो बिल्कुल झुक जाते थे, हाथ पकड़ लेते थे, तो हाथ पकड़ लेते थे। वही उनका समाजवादी मन था, समाजवादी जो मन था उनका, बार बार उसके वजह से। और इलाहाबाद की भूमि से इतनी गहराई से जुड़े हुए थे कि सब जानते हैं कि विदेश छोड़िए, स्वदेश की भी कुछ वैदेशिक भूमि पर उनका मन लगता ही था। इलाहाबाद के बाहर कभी उनका मन लगता ही नहीं था। शायद उस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने एक काम किया। ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं था जहां का कोई भी मान्य रचनाकार इलाहाबाद संगम, ज्ञान संगम में स्नान करने न आया। वह और अलग कमलेश्वर, मोहन, राकेश, निर्मल वर्मा, किसका नाम वो आ सकते हैं।
सबको हम लोगों ने यही पर देखा, सबको यही इसी विभाग में श्रीलाल शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, तो मान लीजिए अशोक, कौन यहाँ नहीं था उस दौर में जो यहाँ पर न आया हो। शायद वो अभाव की पूर्ति कहीं भी वो इस रूप में करते रहे होंगे कि जहाँ पे कि उनको लगा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, चलो चलो अच्छा ठीक है मैं ही यहाँ बुला लेता। लेकिन उसने ये काम ये किया कि साहित्य के निर्माण में, इलाहाबाद के वैचारिक निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। और उस 90 के दशक के इलाहाबाद के जो लेखक हमारी पीढ़ी के जितने भी निर्मित, सूर्य नारायण से लेकर के बोधसत्व से लेकर के, और उसमें बद्री नारायण है, देवी प्रसाद मिश्र हैं, जो इलाहाबाद के धरती में, हरिश्चंद्र पांडे जी यहाँ बैठे हुए, यश मालवी हैं, उनके भाई एक बस मालवी थे जो उसमें दिवंगत हो गए थे। कोई नहीं था जो इस सजग साहित्यिक आंदोलन से न जुड़ा हो। वो हम लोग तो वो प्रलेश और परिमल की गोष्ठियों के बारे में इन्हीं के द्वारा सुनते थे, क्या बहसें हुआ करती थी, और इन्हीं लोगों के माध्यम से विजय देवनाथ शाही और उस दौर के आंदोलन से हमें जुड़ने की कोशिश की थी। तो वह दौर था। कभी भी लगता है कि जो भी हम शिक्षक हैं, क्या वह दौर पुनः हम ला पाएंगे या लाने की हम कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल हमें जो बनना था हम तो बने हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी का निर्माण है वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए छोटे छोटे आयोजन, छोटे छोटे गोष्ठियाँ, जो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग कर रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छोटे छोटे आयोजन जो हम लोग कर रहे हैं, जो अन्य विश्वविद्यालय जो प्रतिष्ठान है उनकी भूमिका ही यही है। और इस पर प्रतिष्ठान की भूमिका विजय साहनी ने बहुत सुंदर एक लेख लिखा है कि प्रतिष्ठान के लिए साहित्य की जरूरत हो न हो, लेकिन साहित्य के लिए प्रतिष्ठान की जरूरत हमेशा से नहीं है। तो ये हमारा जो प्रतिष्ठान है, हमारा जो ये परिसर है, यह इसकी बड़ी जरूरत, साहित्य के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों, ऐसे मंचों की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यही मंच बचे हैं जहां पर आप रीति काव्य पर बहस कर सकते हैं, रीति काव्य पर बात कर सकते हैं, रीति काव्य पर शोध करवा सकते हैं, या साहित्य के ऐसे अनछुए प्रसंगों में चर्चा कर सकते हैं, नई से नई रचनाशीलता, पुराने से रचनाशीलता पर चर्चा कर सकते हैं। अब इसमें जरा देखिए कि तो संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जब आलोचना रीति काव्य की शुरू हुई तो उसमें परिवर्तन कहाँ से आया, कहाँ से भटकाव आता है जो बहुत निर्णायक हस्तक्षेप होता है, और रीति काव्य धीरे धीरे करके सख्त आलोचना का शिकार होता चला गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख है 1901 प्रकाशित कवि कर्तव्य, वहां से इसका सिलसिला शुरू हो गया शक्ति का। और कवि कर्तव्य में उन्होंने सीधा इसको जो है दरबार और अश्लीलता से जोड़ दिया। अब दरबार और अश्लीलता से जोड़ने के बाद जो परिणत उसकी हुई, आगे चल करके फिर तो आचार्य शुक्ल बीच में विश्वबंधु विनोद का जो है हिंदी नवरत्न भी आता है, और उसमें लाला भगवान जी, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सब तो आलोचक रहे जो रीति काव्य के बहुत ही सकारात्मक, आगे चल के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। लेकिन जो अश्लीलता का आरोप महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगाया, वह अश्लीलता का आरोप धुलने के लिए काफी लंबी यात्रा करनी पड़ी रीति काल से संबंधित आलोचना को लेकर के। और यह असल में क्या हुआ कि बहुत ही अयथार्थवादी जो आलोचना का आधार था, कहीं न कहीं वह इसका दुष्परिणाम रहा है। अब आप देखिए कि आचार्य शुक्ल की बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान सकते हैं हिंदी आलोचना के परिसर में। लेकिन अब आचार्य शुक्ल इसको लेकर के, जो आचार्य शुक्ल के आलोचना के जो औजार थे वो भक्तिकालीन थे, स्पष्ट बिल्कुल से। और भक्तिकाल में उन्होंने अपने एक लोक मर्यादा को लेकर के, व्यक्तिगत विशेषता को लेकर जो टूल्स बनाए, जो प्रतिमान बनाए, अब रीति काव्य में वो व्यक्तिगत विशेषता का अभाव मानते हैं। ये आरोप है कि रीति काव्य में के कवियों के पास व्यक्तिगत विशेषता का अभाव, अर्थात मौलिकता का सर्वथा अभाव है, कर्म और वीरता का भी अभाव है। और ऐसे ढेर सारे उनके आरोप हैं जिसको भी आचार्य शुक्ल को पढ़ते समय हम लोग जानते हैं, जो लगातार साहित्यिक आलोचना में चलता है, उसके कैनन निर्माण में लगातार वो चलता रहा। रामविलास शर्मा ने कभी उसको महत्व नहीं दिया, वो शुक्ल जी के साथ खड़े रहे। हजारी रामविलास शर्मा ने उसके सामंतवाद का, सामंत वर्ग का प्रतीक काव्य कहा, रीति काव्य को।
आगे चल करके जो द्विवेदी जी थे उन्हीं के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही साफ आलोचना की, बहुत ही सकारात्मक सोच साथ उन्होंने आलोचना की। द्विवेदी जी ने भारतीय परंपरा के विकास से उन्होंने जोड़ा, उसको उन्होंने अहिंसा से जोड़ा, जिसको इसी विभाग के राम स्वरूप चतुर्वेदी ने सेकुलर चेतना से जोड़ दिया। जिस अहिंसा को आचार्य द्विवेदी ने रीति काव्य के मूल्यांकन में आधार बना, हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे सेकुलर नाम से जोड़ दिया। खैर वो सब चलता रहा, लेकिन आप देखिए कि द्विवेदी जी के यहाँ भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ भी बहुत इफ और बट है, इसमें यह नहीं है, इसमें वह नहीं है। और आचार्य द्विवेदी ने इसको एक तरह का मानसिक थकान का काव्य बनाया। सब कुछ अच्छा करने के बाद उन्होंने कहा कि कलात्मक विलास रीति काव्य के ही भाग्य में था, लेकिन सब कुछ के बाद उनका यह सब मानसिक थकान का काव्य था। तो इस चीज, और उसके बाद आप देखिए कि इतना ही नहीं, कहा कि रीति काव्य के पास तेज कलम नहीं है, समसामयिकता नहीं है। अब ये सब जो तेज कलम का जो आरोप लगाया कि बस उसके पास तेज कलम नहीं है, और तेज कलम को लेकर के अगर आप देखेंगे तो यह कहते समय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को कहीं न कहीं उन्होंने धूमिल कर दिया। आगे चल करके जो चीजें आई उसमें एक परंपरा रही जिसने कि बिल्कुल साफ बताया कि रीति काव्य जो है ये एक तरह का सामंती सोच है, सामाजिकता का अभाव है, अश्लीलता, तमाम सारी चीजें हैं। उसके समानांतर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, जो जैसे मैंने कहा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत में जब रीति काव्य का मूल्यांकन तो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ मूल्यांकन करते हैं। और कहीं न कहीं सत्य प्रकाश मिश्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के साथ खड़े हैं, कुछ अपनी बात जोड़ते हुए, जिनकी चर्चा मैंने शुरू में कही। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रीति काव्य एक तरह का जनसंपर्क का माध्यम था। यह उन्होंने जनसंपर्क का माध्यम कहा कि दरबार से कभी जुड़ तो रहे थे, लेकिन जनसंपर्क का उसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था दरबार के अलावा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे थे उत्पादक वर्ग से, और उत्पादक वर्ग के प्रति वह आजीवन उनकी संवेदना बनी रही। भोक्ता वर्ग के पक्ष में कई बार उन्होंने कविताएं लिखी, कवित्त लिखे, सवैया लिखे, दोहे लिखे, किए होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने को भोक्ता वर्ग से मन से नहीं जोड़ा। और इसको उन्होंने इस रूप में जन संपर्क को लेकर के कहा, और कहा कि रीति काव्य के कवियों ने ज्यादातर स्थिति में भारतीय काव्य मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो ये जो उनकी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की जो समाजगत भावना थी, उस समाजगत भावना को रीति काव्य की आलोचना से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस तो वो बातें हैं जो कि आप चर्चा में रहती हैं, आप जानते हैं, समझते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर एक ऐसे आलोचक के बारे में बताना है, सत्य प्रकाश मिश्र के बहाने, जिसकी चर्चा रीति काव्य के मूल्यांकन में लगभग नहीं होती, और वो है विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही, मुझे आश्चर्य होता है कि पश्चिम के जो नए शोध हुए उनके बहुत सारे संगीत 2000 के बाद, वह विजय देवनारायण शाही के साहित्यों में उनका धर्मनिरपेक्षता की खोज में एक निबंध है। आप उसे पढ़ेगा, साहित्य क्यों, उनकी जो पुस्तक है शाही जी की, उसमें धर्मनिरपेक्षता की खोज में उन्होंने रीति काव्य को नए तरीके से, मौलिक तरीके से देखने की उन्होंने जो कोशिश की है, नए ढंग से जो उसमें उन्होंने सोचा है शाही जी ने, मैं थोड़ा सा उस पर रुक के अपनी बात करना चाहूंगा। और वही असल में मुख्य बात मेरी है, जिसके लिए इस व्याख्यान के लिए मैं आया हूँ, जो मैं कहना चाहता था कि वो चीजें मैंने देखा इतना पढ़ने के बाद कहीं मुझे साहित्य की रीतिकालीन आलोचना की चर्चाएं उस वक्त की मुखरता से नजर नहीं आई। अब आप देखिए कि शाही जी ने एक बात कही कि अतीत का उपयोग करना और अतीत से संबंध स्थापित करना कितनी मूल्यवान, अतीत का उपयोग करना और अतीत से संबंध स्थापित करना, ये दो बातें हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पहले की पीढ़ी में
ज्यादातर आलोचकों ने, याद रखिए ये साहित्य कह रहे हैं कि ज्यादातर आलोचकों ने अतीत का उपयोग किया है, अतीत से संबंध नहीं बनाया है। ये इतना मौलिक एक डिफारेंस पॉइंट मुझे लगती है साहित्य के नामक उसमें पुस्तक में, कि आप कहीं भी मूल्यांकन करें किसी का, जैसे मान लीजिए आज हम छायावाद मूल्यांकन और अपने बच्चों से कहेंगे आप प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता या समकालीन कविता से। अब प्रश्न है कि तुम छायावाद से का उपयोग करना चाहते हो शोध के लिए, या छायावाद से संबंध स्थापित करना चाहते हो। संबंध स्थापित करना भावनात्मक प्रसार के दायरे में होता है, जिसमें किसी भी बने बनाए सांचे के दायरे में आप नहीं जाते, बल्कि उस टेक्स्ट के भीतर में, उस आंदोलन के भीतर से अपनी समझ विकसित करते हैं। तो शाही ने रीतकालीन जो टेक्स्ट था, जो पाठ था, उसके भीतर से संबंध बनाने की कोशिश करते हुए उस पाठ को रेखांकित किया और उसने कहा कि अब यह संबंध स्थापित करना असल में आलोचक को विशेष भाव की ओर उन्मुख होना है। विशेष भावोन्मुखता उनका शब्द है, विशेष भावोन्मुख रूप से उसको देखना। अर्थात सबसे पहले जान लीजिए कि आप जो भी धाराएं अब तक मूल्यांकन के रही, उनको आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए और फिर आप देखिए कि किस तरह से हम नए तरीके से इसको हम सोच सकते हैं। यही पर शाही जी ने रीति काव्य के पुनर्मूल्यांकन का विचार भी खड़ा किया था, जिसको कि हम लोग मेरे ख्याल से इसका पुनर्मूल्यांकन पर एक व्याख्यान हुए भी हैं हम लोग भी, कि कैसे छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, कैसे रीति काव्य का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। इस पुनर्मूल्यांकन की कसौटी को शाही जी ने जिस तरह से विकसित किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि संबंध कैसे, पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप उस पूरे परिसर से अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे अच्छी लगती है मुझको, वो कहते हैं मानवीय समय और ऐतिहासिक समय में तनाव होता है। हो सकता है कि इसके पहले का जो मानवीय समय था कुछ और था, और लेकिन नए शोध में, नए विचारों के अन्वेषण में बहुत चीजें बदली हैं। तो मानवीय समय और ऐतिहासिक समय के बीच जो तनाव है, उस तनाव को विजय देवनाथ शाही ने बड़ी शिद्दत से समझने की कोशिश की है। और असल में ये जो तनाव आया, इसी तनाव के दायरे में उन्होंने रीति काव्य का मूल्यांकन करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हुआ ऐसा कि ज्यादातर जो उस दौर के शाही जी के साथ जो नामवर जी भी थे, रामविलास शर्मा भी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी थे, जो उस दौर में पढ़ रहे थे, उन लोगों ने अपने समय के युग चिंता की रहस्यमयी शक्ति के सम्मुख समर्पण कर दिया। अपने युग की जो सत्ता की, जो आलोचनात्मक प्रतिमान थे, उनको एक तरह का रहस्यमयी शक्ति देकर के उसके सामने समर्पण कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि शाही वो अकेले आलोचक थे जिन्हें अपने समय के युगीन प्रतिमान की रहस्यमयी ताकत के सम्मुख समर्पण करने से इनकार कर दिया। और ये न भूलिए कि वो जो जरखेज धरती थी जिस पर वो काम किया, वो यही इलाहाबाद था, यही प्रयाग की धरती थी। और ये यही संभव हो सकता था इस नई सोच के दायरे में, क्योंकि वह दौर ऐसा था जहाँ इतने सारे विकल्प हमारे सामने थे। तो ये जो चीजें रही इसमें जो है, और आप देखिए कि यहाँ पर आकर के वो बात कहते हैं कि रीतिकाल से संबंध उन्होंने स्थापित किया और साथ साथ उन्होंने उसके अंतर्निहित विवेक बुद्धि पर भरोसा किया। और इस विवेक बुद्धि पर भरोसा करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो युग बोध की रहस्यमयी शक्ति की चर्चा बहुत सारे आलोचक हमारे समय के उनके समय कर रहे थे, युग बोध नहीं, अब असल में सत्य पर जोर देने की बात है। सुनिए, सत्य पर जोर देने, और सत्य को उन्होंने कहा कि धर्म और भाषा के दायरे में निर्मित होता है। यह रीति काव्य का यकीनन अगर किसी ने पुनर्मूल्यांकन की कोशिश की, ये और बातें उन्होंने काम नहीं किया, इसको दुनिया विषय नहीं था, क्योंकि वो आधुनिक कविता और खासकर लघु मानव के बहाने तमाम सारी चीजों पर बहस कर रहे थे। क्योंकि यह जो निबंध उनका है वो 1967 का है, प्रकाशित बाद में हुआ, लेकिन 1967 के दौर को लिखा गया उनका निबंध था। तो आप देखिए कि उनका जो युग बोध है उसमें धर्म और भाषा मूल्यवान होती है, इतना उन्होंने कहा कि आगे की पीढ़ी आने वाले दिनों में इस पर काम करेगी, धर्म और भाषा को लेकर के। अब जरा सा देखिए यहाँ पर कि
कहाँ से रीति काव्य को देखा जाए। हिंदी आलोचना के इस विपुल विराट परिसर में रीति काव्य को कहाँ से देखा जाए। साहित्य के इस सूत्र को अगर आप देखें तो दो सूत्र आपको मिलते हैं जिस पर कि नई आलोचना ने रीति काव्य की काम किया। नई आलोचना, नए शोध ग्रंथ लिखने वाले लोगों ने इस पर काम किया। एक तो कहा धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि सत्य को उन्होंने एक तरफ धर्म से जोड़ा, दूसरी तरफ भाषा से जोड़ा। और धर्म को क्या स्थापित किया, कहा कि ये रीति काव्य की दो सामर्थ्य, दो ताकत है। एक तो धर्मनिरपेक्षता और दूसरी बात है बहुभाषिकता। इसको अब आप सोचिए कि धर्मनिरपेक्षता और बहुभाषिकता को लेकर के उन्होंने संकेत जो दिया, आने वाली पीढ़ी ने जो नए सिरे से काम करना चाहते हैं उन्होंने इसी को आगे बढ़ाया है। उसमें फ्रांसिस्का ओरसिनी हो सकती हैं, पुरोहित हो सकते हैं, एलिसन बुश हो सकते हैं। ये सब के सब शोध जो रीति काव्य पे हुए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि पश्चिम के लोग, अंग्रेजी में लिखने वाले लोग रीति काव्य को भक्ति काव्य में काम कम कर रहे हैं, आधुनिक काव्य तो लगभग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रीति काव्य के खास करके अर्ली मॉडर्निटी की खोज में रीति काव्य में पर्याप्त स्पेस बना रहे हैं, खास के बाजार को लेकर के, खास के मध्य वर्ग के उदय को लेकर के और भाषाओं के उदय को लेकर, भाषाओं के परस्पर अंतरावलंबन को लेकर के। तो जो धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ करते हैं, वो जो बातें हैं, अब देखिए आधार क्या यहाँ पर है, फारसी और संस्कृत के आपसी रिश्ते। जब उर्दू की बातें आई तो उर्दू और हिंदी का विभाजन तो बाद में हो गया, लेकिन फारसी और संस्कृत के जो रिश्ते हैं, क्योंकि भिखारी दास ने खट भाषा दर्शन की बात की है, 6 भाषाएं उसमें चल रही थी। और जैसे प्रमुख भाषा संस्कृत भी थी, फारसी भी थी, ब्रज थी, अवधी थी, मागधी थी, पूर्वी थी, ये सब सारी। और खट भाषा दर्शन का तो काव्य ने भिखारी दास ने उसका बाकायदे सौदाहरण उसका उन्होंने प्रस्तुति दी है, लेकिन वो तो एक अलग चीज रही। मुख्य बात यह थी कि धर्मनिरपेक्षता, फारसी और हिंदी को आपसी सहवेग से जो धर्मनिरपेक्षता, जिसे रामसूत्र ने सेक्युलर टोन कहा, द्विवेदी जी ने अहिंसा की बातें की, उसको आप देखिए कि विजयद्रथ शाही ने धर्मनिरपेक्षता से जोड़ा। और आज रीति काव्य का मूल्यांकन इसी धर्मनिरपेक्षता के दायरे में हो रहा है, खास करके कि कैसे भाषाएं जाति और धर्म के बंधन को तोड़ करके सबके लिए समग्रता में उपलब्ध हो रही थी। और इस रूप में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रज भाषा की कमाल की बात थी, उसमें धार्मिक अनुभूति ही नहीं थी बल्कि रसमय अनुभूति थी। और इसको भी शाही ने कहा कि धार्मिक अनुभूति की जगह वह रीति काव्य रसमय अनुभूति का काव्य था। और रस पर किसी एक धर्म का कोई कब्जा नहीं है, रस पर किसी एक जाति का कोई कब्जा नहीं है। तो धार्मिक अनुभूति की जगह एक रसमय जो अनुभूति आई वह असल में कुछ और नहीं थी, रीति काव्य के माध्यम से सही मुक्ति की खोज थी। और ये आप देखिए कि यह जो बात है 1757 के प्लासी के युद्ध के समय देश में जहां पर पूरी एकता विखंडित हो गई थी, उस समय में भी 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रज भाषा अकेली भाषा थी जिसने कि पूरे देश को जोड़े रखा और उसने अपने भौगोलिक क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहा। तो यह जो बात है कि इतिहास के ऐतिहासिक समय और अपने जो युगीन समय में जो टकराव होता है, तो उस ऐतिहासिक समय में ब्रज भाषा की धर्मनिरपेक्षता किस तरह से काम कर रही थी, इसको देखने के लिए बहुभाषिकता, ब्रज भाषा की बहुभाषिकता के बारे में हमें समझने की जरूरत है। और ये जो कह सकते हैं कि जो बहुभाषिकता रही, यह असल में इसको लेकर के एक बात और है, शाही ने बहुत अच्छी बात कही है। ब्रज भाषा का प्रेम और फारसी की महत्वाकांक्षा। अब जब ये देखिए फारसी, बल्कि उन्होंने एक बात नहीं, एक बहुत अच्छा लिखा है कि ब्रज भाषा की समस्या यह नहीं थी कि वो दरबारी थी, ब्रज भाषा की मूल समस्या यह थी कम दरबारी थी। अब जब देखिए उस बात को कि जिस दरबारी को लेकर के नैरेटिव बनाए जा रहे, कहा कि उसकी समस्या यह थी तो कम दरबारी थी। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि ब्रज भाषा प्रेम की भाषा थी और फारसी महत्वाकांक्षा की भाषा थी। दुर्भाग्य यह था कि ब्रज भाषा के साथ
प्रेम के साथ महत्वाकांक्षा की भाषा, ताकत की भाषा नहीं आई। अगर ब्रज भाषा के साथ प्रेम के साथ ताकत की भाषा आई होती तो ब्रज भाषा लगभग उतना ही मूल्यवान काम और की होती जितना कि भक्ति काल या आदि काल या आधुनिक काल में अन्य लोगों ने किया। तो ये जो चीजें थी, और इसको लेकर के बहुत सारे केशवदास, रहीम, घनानंद, गुलाम नबी रसलीन का इस तरह का उन्होंने इस तरह का उदाहरण किया। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो बात आई यहाँ से जो आगे अध्ययन हुआ, इन अध्ययन के यानी जो पश्चिम जो अध्ययन हुआ उसमें सेल्टन पोलक से लेकर के और आगे तक के जो चीजें आई उसमें देखिए जो सार्वदेशिक कॉस्मोपॉलिटन वर्नाकुलर सार्वदेशिक भाषा की जो बुनियाद बनी वह असल में हमारे हिंदी आलोचना के परिसर में उसकी बात विजय देवरा शाही के समय में हो चुकी थी। और धीरे धीरे इसी को आधार बना करके आगे जिन सूत्रों को हमने छोड़ दिया उन सूत्रों को आगे चल करके नए शोध के आलोक में नए शोधार्थियों ने एक तरह का उसका विकास किया, जिसके बारे में आपसे चर्चा मैंने पहले किया। बहुत नई किताब फ्रांसिस्का ओर्सिनी की आई हुई है, ईस्ट ऑफ द दिल्ली में। और आप जानते हैं कि जो जिस लोक पर उनकी हिंदी का जो पब्लिक स्तर उनकी किताब है बिल्कुल इसी साल की किताब है, ईस्ट ऑफ द दिल्ली। उसमें उन्होंने इसी बहुभाषिकता के दायरे में अवधी भाषाओं के अंदर उसका मूल्यांकन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप रीति काव्य के भाषाई बहुभाषिकता की बातें करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए कि न केवल रीति काव्य में बहुभाषिकता में कविताएं लिखी जा रही थी बल्कि रीति काव्य के एक कवि भी बहुभाषिक थे। मैंने एक कवि को कई भाषाएं आती थी, यानी न केवल बहुभाषा के दायरे में पूरी कविता लिखी जा रही थी बल्कि एक कवि के पास 3 या 4 से भाषाओं का ज्ञान था और अपनी कविता में प्रयोग कर रहा था। तो इस अलक्षित चीज को नए शोध के आलोक में जो जिस तरह से हम लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की उसको इस नजरिए से मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो बातें हैं इसको समापन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं इस बात को सत्य प्रकाश मिश्र से कैसे लिंक करें, अभी तक इतनी सारी बातें हो गई, सत्य प्रकाश मिश्र कैसे इन बातों को समझ रहे थे। मेरा उद्देश्य असल में यही था कि सत्य प्रकाश मिश्र के उस अंशीय पहलुओं को जहां पर कि कुछ विद्वताई चीजें रह गई थी वह कुछ हम रख सकें आप सबके बीच। सत्य प्रकाश मिश्र मध्यकालीन हिंदी काव्य धारा जो की किताब है जो 1989 में आई, वो एक तरह की संपादित किताब है जिसमें रीति काव्य के ढेर सारे कवियों का उन्होंने उदाहरण दिया है, लेकिन उसकी भूमिका उन्होंने जबरदस्त लिखी है। और उस भूमिका में वो कवि शिक्षा की परंपरा का पूरा उस ज्ञान का पूरा उपयोग करते हैं। उसमें उन्होंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया सत्य प्रकाश मिश्र ने मध्यकाल। एक कहा कि रीति काव्य आंतरिक घुलनशीलता का काव्य है और दूसरा कहा अंतर सामाजिकता का काव्य है। ये जो आंतरिक घुलनशीलता और अंतर सामाजिकता का जो संबंध है निश्चित रूप से यह विजय देवरा शाही के साहचर्य में विकसित हुआ होगा, लेकिन आंतरिक घुलनशीलता और अंतर सामाजिकता को कह करके उन्होंने उसी धर्मनिरपेक्षता और बहुभाषिकता के सूत्रों को विकसित किया जिसको आगे चल करके रीति काव्य के नए आलोचकों ने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। तो ये जो आंतरिक घुलनशीलता मैंने एक तरह का धर्म का एक दूसरे में घुल मिल जाना, अंतर सामाजिकता मैंने भाषाओं का परस्पर अंतरावलंबन, ये जो शब्द दिया सत्य प्रकाश मिश्र ने जिस पर कि आगे चल करके उनके पास अवकाश नहीं था उस पर काम करने का, लेकिन अगर इसको आधार बना करके आगे काम किया जाए तो शायद कुछ नए परिप्रेक्ष्य इसमें से आए। इस रूप में मैं एक रीति काव्य को अब खुद किस तरह से मैं देखता हूँ, रीति काव्य की इस पूरी आलोचना को मैं कैसे खुद अपनी ओर से देखता हूँ। देखिए रीति काव्य के बारे में मेरा यह मानना है कि उसने कविता के भीतर जो अंतर्निहित आलोचनात्मक चेतना थी, अंतर्निहित आलोचनात्मक विवेक था, रीति काव्य ने काफी हद तक वो अंतर्निहित आलोचना से मुक्त किया।
यानी रीति काव्य ने कविता को कविता के रूप में देखा, किसी धर्म संप्रदाय या आलोचना या सामाजिकता के दायरे में नहीं देखा। आप देखिए भक्ति काव्य में बहुत अच्छा काव्य है, महान काव्य, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर आलोचक चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, कहीं न कहीं वो एक तरह का अंतर्निहित उसमें आलोचना, मतलब एक तरह का क्रिटिकल है। कबीर की पूरी आलोचना क्रिटिकल सेंसिटिविटी के दायरे में है, और तुलसी बार बार राम को नायक बना करके अपने सामने, हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं कि कहीं न कहीं भाई आपका आलोचना तो विवेक राम से निर्धारित होना चाहिए। कबीर अपने आलोचना विवेक को कई बार आरोपित कर देते हैं, कई बार वो बहुत सख्त आलोचना करते हैं। कविता में अंतर्निहित आलोचना की सर्जनात्मकता का आलोचना से गहरा संबंध है, लेकिन रीति काव्य ने कविता के फलक को इतना बड़ा किया कि कविता में उसने आलोचना के लिए कोई स्पेस नहीं दिया। उसने जो जैसा, यानी अनुभव का वैविध्य और भाव का वैशिष्ट्य, दो ऐसे तत्व थे जो रीति काव्य की कविता में खुल के सामने आए। उसकी आलोचना इसी आधार पर होती रही है, आगे भी होगी, होनी भी चाहिए, प्रश्न यहाँ नहीं है। लेकिन जब वो अंतर्निहित आलोचक की भूमिका से कविता को रीति काव्य मुक्त करता है, तो असल में वह उसको पूरा कैसे करता है, वस्तु प्रसंगों की उदात्तता के दायरे में पूरा करता है। और जब वस्तु प्रसंगों की उदात्तता की बात करता है, कहीं कहीं यहीं पर सामाजिकता आती है, और इस सामाजिकता के दायरे में वह लघु प्रसंगों की बातें करता है। ये जो लघु प्रसंग हैं, ये छोटे छोटे जीवन के जो हिस्से हैं, परिवार के भीतर, गृहस्थी का, तो ये आप देखिए कि अंतर्निहित आलोचना से कविता को मुक्त करते हुए जब वह वस्तु प्रयोगों की उदात्तता और सामाजिकता के दायरे में आगे बढ़ता है, तो वहां पर गृहस्थी संबंधी जीवन को, गृहस्थ जीवन को भी वो कहीं कहीं दर्ज करता है। और आप देखिए कि वह मनुष्य के रूप में, मनुष्य को उसकी संपूर्णता में, उसकी अच्छाई में, उसकी बुराई में, उसके विवेक में, उसके कई तरह के कह सकते हैं कि वाचालता में, उसकी महत्वाकांक्षा में, सब तरह से दर्ज करता है। ये जो समग्र भावबोध मनुष्य का है, यानी जिसे आप कहते हैं कि ऐहिकता पर काव्य, तो जो ऐहिकता परकता है, ऐहिक परकता है, कहीं कहीं से उस गृहस्थी से जोड़ती है। और ये जो गृहस्थ जीवन का मामला है, यही देखिए एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार करता है। तो रीति काव्य के बारे में जो हम लोग कहते भी हैं, उसने कविता के बृहत्तर पाठक वर्ग तैयार किया, और रीति काव्य ने समाजगत भाव बोध को निर्मित करते हुए एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार किया। इस पाठक वर्ग की जो तलाश रीति काव्य के माध्यम से हमारे कुछ आलोचकों ने की है, वह असल में कहीं न कहीं पर आज हमें उनको पुनः याद करने की जरूरत है। और कभी भी रीति काव्य ने ओढ़ी हुई सामाजिकता और भावों के शुद्धिकरण को ग्रहण नहीं किया। ओढ़ी हुई सामाजिकता और शुद्ध भावों की शुद्धता, ठीक है, कविता में आलोचक के लिए भाव का शुद्धता जरूरी हो सकती है, कविता के लिए भाव का शुद्धता की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जो भाव आएंगे, जैसा जीवन है, जैसा समाज है, जैसा समय है, उस तरह से उसके भाव के विकास की पूरी संभावना निर्मित होती है। और इसी दायरे में एक बात और होती है कि यह कविता की ताकत थी कि रीति काव्य ने अपने को विज्ञान और समाज विज्ञान के समकक्ष मूल्य के दायरे में, रस का उन्मीलन के दायरे में अपने को स्थापित किया। कभी भी विज्ञान और समाज विज्ञान से कमतर उसने साबित नहीं किया। और आप देखिए, जब उसी समय में पंडित जगन्नाथ रमणीयता प्रतिपादक शब्द काव्य की व्याख्या कर रहे थे, तो उनकी रमणीयता में आनंद की नहीं थी, उनकी रमणीयता में विवेक बोध भी था, रसिकता भी थी। और ये कहा जाता है कि पंडित जगन्नाथ अपने समय के रीति काव्य से खुद बहुत प्रभावित थे। ये जो चीजें रही, इस तरह से उसको हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो समग्र व्यक्तित्व था, वह तरह का काव्यगत स्वायत्तता का एक तरह का व्यक्तित्व था। और काव्यगत स्वायत्तता के बगैर जो सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग इस तरह का कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो काव्य शास्त्र, आप में से जो काव्य शास्त्र की परंपरा से परिचित होंगे, आप जानते हैं कि
अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत दो आचार्य हुए, एक भामा दूसरे दंडी। भामा जहाँ प्रतिभा को बहुत महत्व देते थे, दंडी ने श्रम को महत्व दिया। श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिका, बाद उन्होंने कहा कि भाई सुन करके प्रयत्न पूर्वक रीति काव्य का जो सबसे बड़ा महत्व है मेरे लिए, वो संस्कृत के काव्य शास्त्र की परंपरा में जो उन्होंने कवि शिक्षा की परंपरा विकसित की, उसका मेरे लिए महत्व है कि संस्कृत कविता की जो प्रतिभा वाला जो वर्चस्व था, प्रतिभा के पराक्रम का जो वर्चस्व था, उसको रीति कवियों ने तोड़ा और रीति कवियों ने संस्कृत के उस दंडी की परंपरा में अपना विकास किया जिसमें कहा कि श्रुतेन यत्नेन च वाक् उपासिका ध्रुवं करोत्येवेन कविभ्यानुग्रहम्, यानी सुन करके पढ़ करके भी कवि अच्छी कविताएं लिख सकता है और सरस्वती की उस पर अनिवार्यतः कृपा होगी। यह जो वहां पर 7वीं शताब्दी का जो टकराव था, वो मध्यकाल में 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में ब्रज भाषा के भीतर भी कहीं कहीं दिखाई देता। यानी शास्त्र को तोड़ करके, शास्त्र की, क्योंकि वहां का प्रतिभा किसके पास होगी, जो बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत उच्च वर्ग का होगा, बहुत कुलीन का वर्ग का होगा, तो क्या जो कमजोर व्यक्ति होगा उसको कम प्रतिभा कहकर खारिज कर देंगे क्या वह काव्य बोध के दायरे में अपनी कविता नहीं लिख सकता क्या? लंबे समय तक हिंदी में यह बहस चली कि आखिरकार प्रतिभा का क्या पैमाना है। प्रतिभा को नाप नहीं सकते, लेकिन अध्ययन और अभ्यास दो ऐसे पैमाने हैं जहां से आप प्रतिभा को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। यानी आपकी वक्तृता, आपका अध्ययन और आपका जो कर्म है लेखन, इस चीज के दायरे में प्रतिभा के वर्चस्व, यानी जिस सामंतवाद के दायरे में हम लोग बात करते हैं, उस प्रतिभा के सामंतिक ठसक को कमजोर करने का कार्य किसी ने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो रीति काव्य ने किया है। रीति काव्य को मैं यहाँ से देखता हूँ और इस रूप में मैं जो हमारे नए अध्येता हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम इसको इस नजरिए से देखें। सफलता मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन सोचने में क्या हर्ज है? क्योंकि संवाद और नए ढंग से सोचना यही हमारा दायित्व है और इसी में भाषा और साहित्य का विकास होता है। इसका एक मान और है कि रीति काव्य ने बात को मजेदार ढंग से ही नहीं बल्कि मजेदार बात को विश्वास पूर्वक कहने की कोशिश की। तो मजेदार बात को विश्वास पूर्वक कहने की जो कोशिश की रीति काव्य है, उस पर अब हमें एक नए सिरे से सोचना होगा। और आज के दिन गुरुवर सत्यप्रकाश मिश्र की स्मृति में यह जो व्याख्यान हुआ, मैंने सत्यप्रकाश मिश्र के योगदान को समझने की जो थोड़ी बहुत कोशिश की, उसके दायरे में ही मैंने रीति काव्य पर अपनी कुछ बातें की हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि गुरुवर के यहाँ अभूतपूर्व प्रतिभा थी। उस प्रतिभा को जो उनके छात्र नहीं रहे या जो उनके साथ नहीं उठे बैठे, क्योंकि यहाँ वरिष्ठ जन हैं, सब उनके साथ रहे, जो हमारे शोधार्थी छात्रों को नहीं देखे, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। दो आदमी ऐसे थे जिसको मैं आज भी, जब मैं खुद कह सकते हैं कि गुरुवर की स्मृति के बहाने हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साहित्य में दो आदमी के बारे में सुने जाना मुझे हमेशा लगता है। एक नित्यानंद तिवारी, आज यहाँ से नाम लेना चाहता हूँ, दूसरे सत्यप्रकाश मिश्र। बहुत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दो ऐसे लोग हिंदी जगत में रहे, तिवारी जी भी हैं, तिवारी जी हैं, जिनसे हम बार बार कहते रहे कि आप कुछ ऐसे नित्यानंद तिवारी बुजुर्ग हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो लिखा नित्यानंद तिवारी ने अद्भुत लिखा। और आज के दिन मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि मेरे पीएचडी के मौके के परीक्षक भी थे वे, और इसी विभाग में जो आए थे, सत्यप्रकाश मिश्र को लेकर के आए थे। तो नित्यानंद तिवारी ने बहुत सारी बातें और कुछ सब बातें, मैं यहाँ पर अब बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए करूँगा, क्योंकि 2006 में सत्यप्रकाश मिश्र का मैंने एक इंटरव्यू लिया था। तब यहाँ प्रयागराज टाइम्स प्रकाशित होता था, पूरे पेज का इंटरव्यू था, पढ़ने जानते हैं। वो नरेंद्र कुमार थे ना, दिवंगत हो गए, तो बड़ा लंबा बहुत सारी बातें, और कोई इंटरव्यू कहीं और नहीं, सिर्फ मेरे पास है।
मैं ये सूचना के लिए तो सूर्य नारायण को पता रहे कि मेरे पास है, आज भी है। और जो लोग यह समझते हैं गुरुओं को लेकर के मैं वर्षों में चुप रहा, उस चुप्पी का भी बहुत राज है जिसका यहाँ बताने कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये है बहुत कुछ वहाँ पर है, लेकिन ये जरूर है कि आज उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ। और इस समय इलाहाबाद में प्रिय सूर्य नारायण गुरु स्मरण के दौर से गुजर रहे हैं। इनमें मुखरता भी है, साहसिकता भी है। मेरे भीतर न उतनी साहसिकता है न उतनी मुखरता है, लेकिन ये है जितना भी मैं कह सका, वो जितना भी मैं सोच सका कह सका वो सब आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और आज के दिन फिर मैं प्रोफेसर लाल यादव जो विभाग अध्यक्ष हैं इनके प्रति मैं आभारी हूँ। हिंदी विभाग के समस्त शिक्षकों के प्रति आभारी हूँ कि आपने अवसर दिया जिसकी मुझे एक दशक से प्रतीक्षा थी, कम से कम एक दशक से प्रतीक्षा थी। और सूर्य नारायण ने बात कही भी बिल्कुल सही बात है कि अब राजकुमार जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि हाँ के छात्र थे, कैसे छात्र थे। और जो छात्र अपने को जैन को कहते हैं और नामोनी राशि से कहते हैं कि मैं सगर्व करता हूँ कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और ता जिंदगी जीवन पर्यंत इसके छात्र होने का मुझे गौरव बोध रहेगा। इसके पूरा छात्र रहेगा और उस पूरा छात्र के होने के गौरव बोध में आज के दिन जो अवसर मिला है उसमें एक और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि उस पूरी व्याख्यान की परंपरा में जिसके नाम इन्होंने गिनाए सूर्य नारायण ने, मैं पहला छात्र हूँ जो अपने गुरु की स्मृति में बोला। गुरु की पावन स्मृति में बहुत